हाथरस कांड की जांच से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जांच के लिए एसआईटी ने आज पीड़ित के गांव के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एसआईटी की तरफ से गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजा गया है और उन्हें पुलिस लाइन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ में उन लोगों को बुलाया गया जो वारदात के वक्त मौके पर मौजूद होने का दावा कर रहे हैं या फिर अंतिम संस्कार के समय रात में मौके पर मौजूद थे। इन सभी लोगों से अब एसआईटी पूछताछ करेगी। पीड़ित लड़की के परिवार से एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सीधे हम रुक कर लेते हैं हाथरस ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, जरा बताइए कि अब ये बिंदु कौन से होंगे, कौन कौन से सवाल अब इनसे पूछे जाएंगे एसआईटी की तरफ से? देखिए, शुरुआत के 5-6 दिन जो पूछताछ हुई है उस केवल पीड़ित परिवार से बातचीत की है एसआईटी ने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गांव का जो एक गुट पंचायत किया, गांव के एक गुट ने आवाज़ उठाई और लगातार वो सवाल उठा रहे थे कि सीबीआई की जांच और नार्को टेस्ट है, आखिरकार पीड़ित परिवार क्यों पीछे हट रहा है। एसआईटी को निश्चित तौर पर इस दौरान जाँच के दौरान कई और सुराग मिले होंगे और उसी सुराग पर अब छानबीन कर रही है, जाँच कर रही है एसआईटी की टीम। और इसी के मद्देनजर जो गाँव के जो दूसरे लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और आज बुलाया भी है पूछताछ करने के लिए। जैसे जहां पर जिस खेत में पीड़िता उस दिन घटना वाले दिन पाई गई थी, जहां दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं, वहां के आसपास कितने लोग मौजूद थे, जितने लोग भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जो दावा कर रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम और बाकी तमाम लोगों से भी पूछताछ करेगी क्योंकि जिस तरीके से कॉल डिटेल सामने आया है एसआईटी की टीम के पास, जिसमें पीड़िता का भाई जो है वो आरोपी संदीप से लगातार बातचीत कर रहा है। 104 बार का ये बातचीत है, ये डिटेल है। तो आखिरकार जिसके बीच में रंजिश चलेगी, जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए जाए, इसके अलावा 2002-03 में पीड़ित के दादा के ही आरोप के शिकायत पे आरोपी संदीप जो है एक बार और जेल जा चुका है। तो रंजिश काफी पुरानी थी। तो इस मामले में एसआईटी अभी 40 लोगों से जो कि गांव के हैं उन्हीं से पूछताछ होगी। और मुझे लगता है अमित, इन्हीं में से कई लोगों से तो आपने भी बात की है जो केस की अलग ही कहानी बता रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच सुपर एक्सप्लोसिव खबर, हाथरस केस से जुड़ी हुई सुपर एक्सप्लोसिव खबर है कि जिसमें एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया। सीएम योगी की तरफ से जांच पूरी करने के लिए 10 दिन का वक्त और बढ़ा दिया गया है। और इस सबके बीच समय मिलने के बाद एसआईटी ने भी केस का सच सामने लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 सदस्यों वाली जो एसआईटी है उसने जांच में तेजी करते हुए पूरी तहकीकात को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, जिससे हर एंगल की जो मुनासिब जांच है वो हो सके और कोई भी छोटी से छोटी जानकारी या फिर तथ्य जुटाने में किसी तरह की चूक ना हो। इस वक्त की सबसे अहम खबर, हाथरस केस में एसआईटी की जांच में तेजी। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। हाथरस का सच जल्द सामने आएगा। छोटे से छोटा सुराग जुटाने में लगी एसआईटी। हाथरस केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और सुपर एक्सप्लोसिव खबर, हाथरस केस का सच सामने आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बुधवार को सीएम योगी की तरफ से 10 दिन का समय मिलने के आदेश के बाद एसआईटी हाथरस केस की जांच पूरी करने में जी जान से जुट गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 7 दिन में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 6 बार पीड़ित के गांव का दौरा कर चुकी है और कई अहम जानकारियां और सुराग जुटा चुकी है। एसआईटी को इस केस में जांच पूरी करने के लिए जब से 10 दिन का समय और दे दिया गया है, तभी से एक के बाद एक केस में कई बड़े अहम एंगल सामने आने लगे हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी की टीम ने इस केस में अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए कई हिस्सों में इस केस को बांट दिया है और हर हिस्सों की जांच के लिए एक नई टीम का गठन कर दिया गया है। एसआईटी की टीम इस मामले में हर एंगल से दिन रात जांच कर रही है। एसआईटी की एक टीम उस सीडीआर की जांच में जुटी है जिसमें पता चला है कि मुख्य आरोपी संदीप और पीड़ित के परिवार के 1 नंबर के बीच बातचीत होती थी। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस को जांच में पीड़ित के भाई और आरोपी के बीच पुरानी जान पहचान के सबूत मिले हैं। जानकारी है कि आरोपी और पीड़ित के भाई के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। न्यूज़ 18 के पास दोनों के बीच हुई बातचीत का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट मौजूद है। वहीं एसआईटी की दूसरी टीम सिर्फ पीड़ित के परिवार वालों, नजदीकियों और गांव वालों के संपर्क में है, जो लगातार इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है।
खबर तो ये भी है कि इस बीच एसआईटी की टीम के सदस्यों ने घटना स्थल के साथ उस स्थान का भी फिर से मुआयना किया जहां पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। केस की जांच कर रही एसआईटी की टीम को इस केस में कुछ बड़े अहम सुराग मिले हैं। जांच को आसान बनाने के लिए और उसे जल्द मुकम्मल करने के लिए एसआईटी मोटे तौर पर कुछ अहम एंगल की जांच में जुटी है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। दूसरा ये कि परिवार वालों और गांव वालों से ढेर सारी पूछताछ हुई है, जिससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। और तीसरा ये कि एसआईटी ने घटना स्थल और शव जलाने वाली जगह का भी गहराई से मुआयना किया है। यूपी के छोटे से शहर हाथरस में पिछले कुछ दिनों से गहमा गहमी बढ़ गई है। हाथरस की सड़कें पुलिस, मीडिया, नेताओं और जांच एजेंसियों की गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। हाथरस कांड पर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। योगी सरकार ने जांच जल्द पूरी कराने के इरादे से 3 सदस्यों की एसआईटी टीम को केस की जांच सौंपी थी, जिसमें गृह सचिव भगवान स्वरूप, डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम शामिल हैं। हाथरस जिले के बुलगढ़ी गांव में 14 सितंबर को 19 साल की लड़की से दरिंदगी की गई। बाद में पीड़ित को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया, लेकिन तबीयत में सुधार न होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। लेकिन बवाल उस वक्त बढ़ गया जब पुलिस ने रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पहले रेप और फिर पीड़ित का शव जलाने के मामले में पीड़ित परिवार और विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की थी। एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन दिए गए थे। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। वहीं पीड़ित परिवार से बातचीत के आधार पर एसआईटी अपनी जांच पूरी कर बुधवार को सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपने वाली थी, लेकिन सीएम योगी के आदेश पर इसकी समय सीमा 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई। 10 दिन का और वक्त मिलने के बाद एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। एसआईटी जांच में तेजी दिखाते हुए लगातार पीड़ित के गांव का दौरा कर रही है। फिलहाल हाथरस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन मामले से जुड़े कई तरह के एंगल सामने आने के बाद केस की गुत्थी उलझती जा रही है और उसी के साथ जांच का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो जो लगातार तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद केस की गुत्थी और उलझ रही है और इसीलिए एसआईटी की जांच का दायरा अब लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपक, आपके पास आते हुए बहुत बड़ी खबर कि एसआईटी ने 40 लोग जो गांव के हैं उनको अब नोटिस भेजा है, यानी परिवार से पहले पूछताछ और उसके बाद अब ये 40 लोग जो मौके पर मौजूद थे। लेकिन जो हाथरस ऑपरेशन हमने किया है उसमें भी कई राजनीतिक संगठनों का जिक्र है। अब क्या एसआईटी की अगली नजर उन पर भी हो सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए गायत्री, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन में तीनों पुलिस अधिकारियों की तरफ से जो कुछ भी उन्होंने बताया है हमारे कैमरे पर, तो उसको देखकर ये साफ तौर पर लग रहा है कि एसआईटी जो है उस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए जांच में जरूर शामिल करेगी, क्योंकि जो बातें जो दावा किया जा रहा है खुद एसओ के द्वारा और दूसरे जो यूनिट के एलआईयू के अधिकारी के द्वारा, तो वो चीज़ें भी काफ़ी अहम है क्योंकि जांच में वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। ये हालांकि एसआईटी कब करेगी ये देखा जाएगा, लेकिन सबसे अहम वही लोग हैं, वही सबूत हैं जो एक बार फिर घूम फिर कर एसआईटी की जांच में शामिल हो रहे हैं। गांव के वो लोग जो उस रात वहां पर मौजूद थे जब पीड़िता के शव को वहां पर जलाया जा रहा था, साथ ही गांव के वो लोग जो इंसिडेंट के इलाके के दिन इलाके में मौजूद थे, जो भी आसपास के लोग थे, सब ये लोग हैं और इन्हीं के बयान पर अब जांच की जो सुई है वो आगे की तरफ जाएगी। लेकिन दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे और इंसिडेंट के बाद भी और पीड़िता की मौत से पहले भी क्या परिवार के लोगों के संपर्क में कुछ लोग आए थे? जैसा कि हाथरस ऑपरेशन में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ऑपरेशन हाथरस में जिस तरीके से जो पुलिस अफसर हैं वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आए, एलआईयू इंस्पेक्टर ने भी इस बात का खुलासा किया, तो क्या वो भी एक एंगल रहा? इसको भी लगता है कि जाहिर है एसआईटी जांच में शामिल जरूर करेगी और उनसे भी हो सकती है पूछताछ। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, हाथरस केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों
लोगों से दंगे से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग दंगा फैलाने की कोशिश में लगे हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इसके साथ सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मौत पर राजनीति कर रहे हैं। जब केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबके विकास के आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तब ये लोग गुमराह करके, षड्यंत्र करके दंगों की, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था, अराजकता, आगजनी, तोड़फोड़, इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, इन सब से सावधान होने की आवश्यकता है। गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने एसपी को लिखी है चिट्ठी और न्याय की मांग की है। आरोपियों की तरफ से एसपी को लिखी गई चिट्ठी में यह दावा किया गया है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। इस चिट्ठी में आरोपी ने यह भी दावा किया है कि उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी, जो पीड़िता के परिवार को पसंद नहीं थी, और इसी वजह से घटना वाले दिन पीड़िता के परिवार वालों ने ही उससे मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस बीच आरोपियों के परिवार वालों ने भी जेल में आरोपियों की जान को खतरा बताया। हाथरस मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के परिवार के सदस्य ने कहा है कि जेल में सभी आरोपियों की जान को खतरा है। परसों पहले जेल में मिले हमारे बच्चे हमारे बालकन को यो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो यहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा रहे हैं। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। सर, आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे अभी तक? ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र को भेज दिया? हाँ, पत्र भेज दिया हमने। पत्र में क्या लिखा हुआ है? पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं कुछ। हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हाथरस कांड में एक आरोपी लवकुश की मां ने आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की को उसके भाई और मां ने मारा। आरोपी की मां ने दावा किया कि 14 सितंबर को घटना वाले दिन वो अपने बेटे के साथ खेत में चारा काट रही थी और 50 मीटर की दूरी पर ही पीड़ित की मां भी अपने खेत में अपने बेटे के साथ चारा काट रही थी। और इसी के बाद पीड़ित का जो भाई है वो खेत से चारा लेकर चला गया और थोड़ी देर बाद पीड़ित की मां ने शोर मचाया और लड़की घायल अवस्था में खेत में पड़ी मिली। इसके बाद शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग भी वहां पर जुट गए थे। आरोपी लवकुश की मां ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ित लड़की को उसकी मां और भाई ने ही मारा था और 4-5 दिन बाद उनके बेटे का नाम लेकर उसे फंसा दिया। सुनिए क्या कहा। ये बताइए, 14 सितंबर घटना वाले दिन क्या हुआ था? ये हुआ था कि मैं और मेरा बेटा तो लवकुश अपने खेत में चारा काट रहे थे और वो लड़की की माँ और लड़के का भाई और लड़की की लड़की तीनों और बार खेत में काट रही थी दूसरे वाले में। कितना दूरी था दोनों खेतों के बीच में? दूरी कितनी अब थी? इतना तो मैं जानती नहीं हूँ, पर हाँ दूरी थी। सड़क इस पार तो वो उसकी लड़की की माँ और वो काट रही, इस तरफ हम काट रहे थे, इस तरफ हम काट रहे, इस तरफ वो काट रहे थे। और तीसरे खेत में जो खेत वाला है लड़का वो भी काट रहा था। तो उसकी माँ चारा काट रही थी, उसके पास बोली थी उसकी माँ कि छोटू मेरी बेटी नहीं दिख रही है, कि तुम बेटी नहीं दिख रही है तो भाभी नहीं काट रही होगी। उसने ये बोल दिया। माँ ने किसको कहा? छोटू को। छोटू कौन है? छोटू खेत वाला आई है, जो जिसके खेत में घटना घटी गई है वही था। उससे बोला कि मेरी बेटी नहीं दिख रही है, तो भाभी यहीं पे तुम्हारी बेटी काट रही होगी जहाँ तुम काट रही हो, मैं तो अपने साइड काट रहा हूँ। तो वो तीसरे खेत में चारा काट रहा था। इतनी देर में, थोड़ी देर में उसकी माँ ने देखा है, ढूंढा है, उसका भाई गठरी लेके पहले आ गया, वो घर में खेत में घुसा है।
तो खेत में घुसी है तो उसकी लड़की जमीन पे पड़ी हुई है। मैंने एक बार रोकूंगा आपको, पीड़ित का भाई पहले ही घर आ गया था? पहले ही घर आ गया था, हाँ, गठरी लेके पहले घर आ गया था। उसके बाद में उसकी माँ ने देखा है तो उसकी लड़की वहाँ पे पड़ी है जमीन में, उसके मुँह से वो बताने वाली क्या बात कह रही है, मुझे तो मालूम नहीं थी कि मुँह से खून आ रहा था। तो उसने आवाज़ मारी है छोटू कि हाँ कि भक्के आना, हमारी लाली को क्या हो गया, क्या हो गया, कि मेरी लड़की जहाँ पे पड़ी है और मुँह से खून आ रहा है। वो आया है, उसने देखा है कि भाभी हाँ हो गया ये, कि बाहर निकलवा दोगे इसको, कि भाभी मैं नहीं पकड़वा पाऊँगा, बच्चा है घबरा गया। इतनी देर में उसकी माँ बोली कि बाहर जा के किसी को देख लो छोटू। उसने सड़क पे आके देखा है तो कोई नहीं दिखा है। बोली कि बेटा मेरे घर चले जाओ, आप मेरे घर के आओ। तो छोटू साइकिल लेके उसके घर को जा रहा था। इतनी साइड में मैं भी दिख गई हूँ, अपने खेत में चारा काट रही हूँ, मैं और मेरा बेटा लवकुश दोनों ही काट रहे हैं। तो बोला कि ताई, मैंने हाँ कि मेरे खेत में ऐसे ऐसे बात हो गई है, उसकी मम्मी मुझे घर भेज रही है बुलाने के लिए, उसके घर के आऊँ। मेरे बेटा भज के जा, तू क्या। तो उसकी माँ जब भी चारा काट रही है, लड़की ज़मीन पे पड़ी है और ना उसकी माँ रो रही है, ना उसके मुँह पे उदासी है, ना कुछ नहीं है उसकी बात है। तो हम अपना चारा काटते रह गए। बेटा उसका घर आया है, मेरे छोटू आया है घर कह के गया उसके भाई से कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बहन के वो हैगी है, मुँह से खून आ रहा है, तेरी मम्मी बुला रही है। तो उसका भाई घर से निकल के आया है बाहर से वापस चला गया, फिर भी नहीं गया है उसका भाई। फिर दूसरी बार मेरे पास थे छोटू, मैंने भेजा है बेटा दोबारा चले जाओ उसके घर कहने, तो छोटू दोबारा कहने आया है, उसका भाई जब भी नहीं गया। तीसरी बार में फिर के थोड़ी देर पीछे भाई जब वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं जब गया है, छोटू घर पे आया। छोटू मैंने घर पे भेजा, मैंने घर पे जा बेटा तू अपने भैया से अपनी मम्मी से कह दो जाके। छोटू आया अपने घर पे, उसने अपने भाई से कहा, अपनी माँ से कहा। भाई उसके साथ ही गया था, मेरे पास पहुँचा उसका भाई कि ताई मेरे खेत में क्या हो गया है। बेटा मेरे को तो मालूम नहीं है तेरे खेत में क्या हो गया, छोटू बता रहा है कि तो तुम नहीं गई हो, मैं नहीं गई हूँ बेटा, कि तो अब चल रहे हैं चलो। तो मैं और छोटू और मेरा बेटा लवकुश हम चारों ही है कि इकट्ठे गए हैं वहाँ पे। तो लड़की ज़मीन पे पड़ी हुई है, उसकी माँ चारा काट रही है। तो मैंने बोला बेटी क्या हो गया तुझे, कि मुझे संदीप ने मारा है। तो हमने सुन लिया। इतनी देर में काफी लोग इकट्ठे हो गए। उस वक्त वहाँ पर संदीप था? नहीं था वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। उसकी माँ और उसके भाई तो गठरी लेके आ गया, उसकी माँ उसकी बहन थी, बेई थी लड़की, और कोई नहीं था। और लड़का अपने खेत में वहाँ में काट रहा था, मैं अपने में काट रही, काफी लोग और पास खेतों में अपने में काम कर रहे, और कोई नहीं था। इन आरोपी में थे, उसके पास कोई नहीं था। और इस वक्त एक बड़ी खबर, हाथरस केस में एक शख्स आया है सामने जिसने दावा किया वो घटना का चश्मदीद है। पीड़ित लड़की के खेत के बगल वाले खेत के मालिक ओमकार ने दावा किया कि घटना वाले दिन वो उस वक्त अपने खेत में ही मौजूद थे। न्यूज़ 18 इंडिया को ओमकार ने बताया कि उन्होंने पीड़ित लड़की के करहाने की आवाज सुनी और जब वो वहां पर दौड़े तो देखा कि पीड़ित का भाई और उसकी मां आरोपी संदीप का नाम लेने के लिए लड़की से कह रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसके बाद लड़की का भाई खेत से चारा लेकर चला गया। दावा यह भी कि घटना के समय बगल वाले खेत में आरोपी लवकुश अपनी मां के साथ अपने खेत में काम कर रहा था और आरोपी संदीप भी वहां पर मौजूद नहीं था। मेरे साथ इस वक्त ओमकार मौजूद हैं जो 14 सितंबर वाले दिन, घटना वाले दिन उसी खेत में मौजूद हैं। क्या हुआ था 14 सितंबर वाले दिन? मैं गांव से जा रहा था तो जैसे गांव निकलते ही संदीप का मकान है और पशु भी सड़क के सहारे बांधते हैं, वो तो पानी पिला रहे थे बाप बेटा, तो संदीप और उसके पापा। फिर मैं खेती की तरफ गया था। वो संदीप जो आरोपी है अभी, जो अलीगढ़ जेल में इस वक्त बंद है, उसकी बात? उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसे मैं गाँव में छोड़ गया, गायों को पानी पिलाते हुए मैं आगे चला गया। मुझे कोई बात नहीं थी। मुझे जब मैं अपने खेत के पास पहुंचा, उसी खेत के पास पहुंचा, दोनों बीच में सड़क है, इधर मेरा है उधर उनका है, तो कराने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा ये कराने की आवाज़ कैसी आ रही, किसी आदमी की, व्यक्ति की है कराने की। मैं धीरे धीरे बाजरा खेत में गया, कोई शोरगुल था नहीं। मैं धीरे धीरे गया तो मैंने दूर से ही देखा था कि लड़की पड़ी थी और उसका भाई उसकी माँ दोनों खड़े थे और ये कह रहे थे कि संदीप का नाम लेना। मैं संदीप को मैं गांव में छोड़ के आया हूँ और ये संदीप का नाम ले रहे हैं। तो मैंने कि इसमें कोई राज है, इसे चुपचाप रहो। मैं चुपचाप रहा और चुपचाप ही धीरे धीरे मैं निकलता आया। उसके बाद उसका बड़ा भाई जो वो खेत से निकला, घास की गांठ लेकर गठरिया, वो अपने घर को चलाया। मैं वहाँ आगे रहा था। मैंने फिर देखा कि उसी मेरे खेत के पास ही और जो घटना हुई थी उसी के पास लवकुश की माँ। मुझे एक चीज़ क्लियर करिए कि आपका खेत
और जो यहाँ जिस खेत में ये घटना हुई है दोनों अगल बगल है? हाँ नहीं, सड़क बीच में, उस तरफ उसका है, इस तरफ मेरा है। दोनों ही खेत नज़दीक है, बीच में सड़क है। तो उसी के पास, मेरे खेत के पास, उस घटना के खेत के पास वो भी। और इस बीच हाथरस कांड में पीड़ित परिवार ने एक बार फिर रात के समय जबरन अंतिम संस्कार किए जाने पर पुलिस प्रशासन को घेरा। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि वो पुलिस की वजह से आखिरी बार अपनी लड़की का चेहरा तक नहीं देख पाए। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की भी मांग की। पीड़िता ने बार बार बयान बदला है। बार बार कहाँ बदलो, क्या कहते हैं, हमने तो अपनी सच्चाई बोली है, हमने तो इंसाफ की गुहार लगाई है हम लोगों ने। क्योंकि 14 तारीख को सबसे जब ये मामला हुआ तो उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद 21 को भी उन्होंने बयान बदला था, जो 22 तारीख को JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में लिया गया था। क्या कहना है इस पे? बेटी तो चली गई, हमें तो और कछुना चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। अब चाहे कछू ये लोग क्या वो करें, हमें कछुना चाहिए, हमें बेटी को इंसाफ चाहिए। हाथरस कांड में जितने मुंह उतनी बातें। पीड़ित पक्ष कुछ कह रहा है तो आरोपी पक्ष अपने बचाव में अलग दलीलें दे रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में हाथरस कांड से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई। अपनी पड़ताल में हमने हाथरस के स्थानीय खुफिया तंत्र के इंस्पेक्टर से संपर्क किया। इस इंस्पेक्टर ने हाथरस कांड से जुड़े जो दावे किए वो वाकई हैरान करने वाले दावे हैं। हाथरस कांड के सच पर दावों और अफवाहों की धूल हटाने के लिए हमारी टीम ने हाथरस की स्थानीय LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के इंस्पेक्टर से मुलाकात की। इनका नाम है विवेक वार्ष्णेय। हाथरस कांड की जमीनी हकीकत, इस मामले में पर्दे के पीछे रची जा रही साजिश और बंद कमरे में इस कांड पर अपनी रोटी सेकने वाले की हर खबर की रिपोर्ट इन्हीं से होकर पुलिस महकमे के आला अफसरों तक पहुंची है। इसलिए हमने इनसे बिना लाग लपेट के इस मुद्दे के सबसे विवादित पहलू पर अपना पहला सवाल किया। तो आपने डेड बॉडी लड़की की जला दी आधी रात, मसला तो वहीं से शुरू हुआ कि क्यों जलाई? ये ऐसा नहीं है, मसला तो बहुत पहले से शुरू हो गया है, राष्ट्रीय स्तर का इस घटना के बाद हो गया है। हाथरस कांड में सबसे ज्यादा सवाल पीड़ित के शव को रात में जलाए जाने को लेकर ही उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने ये पूछ ही लिया कि क्या शव को रात में जलाया जाना प्रशासनिक लापरवाही थी, लेकिन उनकी दलील कुछ और ही थी। ये तो प्रशासनिक है मामला, प्रशासनिक है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनल रिपोर्ट मिलती रहती होगी, किस वजह से उन्होंने इस हड़बड़ी में ये सब काम किया? नहीं, ये वो हमारा अपना अलग वैसा विषय है। अच्छा। इससे हाँ, इसका कोई वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, तो सबको मालूम है भाई साहब, आज की परिस्थिति दूसरी है, उस टाइम परिस्थिति दूसरी थी। अगर ये बॉडी नहीं जलाई अंतिम संस्कार, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि, हालांकि ना तो हम इनसे कहते हैं कि आप रात में जलाइए या दिन में जलाइए, ये तो उनके प्रशासनिक निर्णय होते हैं। प्रशासन इतने बड़े बड़े अधिकारी, हम तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, नहीं, आपका तो कोई रोल ही नहीं। हमारा रोल ही नहीं होता, हम तो केवल लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अपने अलर्ट जारी करते हैं। बिल्कुल सही है। उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं या आप जाने। और अगर ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर जो है उस दौरान अगर ये घटना रात में अंत्येष्टि ना होती तो नेक्स्ट डे बहुत बड़ी समस्या होती ना। क्या आपने पुलिस के खुफिया विभाग के इस इंस्पेक्टर की दलील पर हमने फिर सवाल किया। हमारा मकसद ये समझना था कि अगर पीड़ित का शव दिन में आ जाता तो किस तरह की कानून व्यवस्था की समस्या होने का डर था। हमारा मकसद LIU रिपोर्ट में कानून व्यवस्था से जुड़े पहलू को समझना था। क्या आपने कुछ पता चला था इस तरीके का? अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यही वो बॉडी भी नहीं आई थी तब तक तो यहाँ जाम लगा दिया मेन रोड पर वाल्मीकि समाज को। चंद्रगुप्त ने, ये तो सबको मालूम है। वाल्मीकि समाज के लोग एकदम से अनकंट्रोल्ड हुए चले जा रहे थे, जलूस निकालने लगे थे, शाम तक आते आते उनकी भरमार लग गई पूरे यूपी में किसी कैंडल मार्चों की। वाल्मीकि समाज जगह जगह बैठकें करने लगा। सही है। इससे क्या परिलक्षित होता है भाई साहब? इससे परिलक्षित ये होता है कि अगर दिन के समय में अगर बॉडी आ जाती तो हालत क्या होती?
मेरे ख्याल से बॉडी में पहुंच भी नहीं पाती है। हाथरस कांड में पीड़ित के शव को जलाए जाने के अलावा दूसरा जो सबसे विवादित पहलू है वो मुआवजे का है। इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मुआवजे के मामले पर सियासत का शोर भी खूब है, इसलिए खुफिया विभाग के इस अफसर से हमारा अगला सवाल मुआवजे को लेकर ही था। मुआवजे का भी कुछ है कि हाँ तो नहीं साहब भाई, मुआवजे का तो सारा ही खेल है। मुआवजे का तो सर जी सारा ही खेल है। शुरुआत कितने हुए थी सर मुआवजे की? इसकी ऐलान जो हुआ था शुरुआत में नहीं, वो ऐसा होता है जो घटना का क्रम होता है ना, जैसे घटना में बलात्कार की धारा के हिसाब से अलग होता है, 302 के हिसाब से अलग होता है। पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी का ये कहना कि इस कांड में मुआवजे का खेल है, इस मामले में राजनीति का भी तड़का लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसलिए हमने ये जानना चाहा कि इस मामले ने तूल कैसे पकड़ा और इसमें सियासत की एंट्री आखिर कैसे हुई। ये जो धीरे धीरे से स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 5 दिन तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पहला प्रोग्राम हुआ 18 तारीख का। ये भीम आर्मी वाले 4-5 लोग रात में उसके गांव गए हैं, शाम के टाइम पे 5 बजे करीब, और शाम को जाके उन्होंने एप्लीकेशन दी है, गिरफ्तारी की मांग करी है। केवल पहली जो डिमांड हुई है वो गिरफ्तारी की, नथिंग एल्स। ये किस तारीख को? 18 तारीख। वहां से ये पहली एक्टिविटी है इसकी, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। 14 से 18 तक। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि भीम आर्मी के लोगों ने इस मामले को सियासी रंग देना शुरू किया। अब हमने भीम आर्मी के रोल को विस्तार से समझना चाहा, इसलिए हमने ये भी पूछा कि पीड़ित परिवार के अलग अलग बयान क्यों सामने आ रहे हैं। बार-बार जो लड़की बयान बदल रही थी, ये वैसा ये बयान देखिए स्टार्टिंग में जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने उसको टेक ओवर कर दिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेंबर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो, डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया, जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। LIU इंस्पेक्टर का दावा है कि इस मामले में एक एक कर राजनीतिक दल शामिल होते गए और ये कांड तूल पकड़ता चला गया। इसलिए हमने ये सवाल किया कि क्या पुलिस के खुफिया तंत्र को इस बात की खबर थी कि हाथरस कांड पर वोट की चोट हो रही है। LIU की इंटरनल रिपोर्ट क्या कहती है? क्या उसको क्या फील हुआ इसमें कि ये चीज हो सकती है? नहीं, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रशासन को 110% ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बढ़ाया गया, इसको पीछे से पुश किया। अच्छा, उसमें मीडिया का अपना रोल है, बाकी राजनीतिक पार्टियों का अपना रोल है। यहाँ ये लोग कांग्रेस वाले बहुत दिनों से, मुझे आइडिया लग रहा, बहुत दिनों से कोई मौका ऐसा तलाश रहे थे, वो चांस की बात है हमारे जनपद में लग गया। विवेक के दावों के मुताबिक हाथरस में राजनीतिक साजिश पहले से रची जा रही थी और इस वारदात को साजिश करने वालों ने एक मौके की तरह बुनाया। अब सवाल यह था कि साजिश की परतें कितनी गहरी हैं और इसके तार किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे इस सवाल ने इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा चौंकाया भी, लेकिन उन्होंने जवाब खुल कर दिया। और ये है पूरा राजनीतिक लाभ लेने के लिए। और मुझे तो अब एक चीज पूरे पेपर को मैंने काफी क्लोज देखा, तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि भीम आर्मी बी टीम है कांग्रेस की, उन्हीं के हिसाब से चल रही है। कह रहे हैं भीम आर्मी अलग है, लेकिन मुझे तो लग रहा है उन्हीं की टीम है, दोनों कंबाइंड होकर काम कर रहे हैं। इतनी लंबी बातचीत के बाद खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर साहब अब हमसे थोड़ा खुल गए। हमने इस कांड से जुड़ी अफवाहों और दावों से जुड़े कई सवाल किए। इस दौरान विवेक ने इस घटना को लेकर एक ऐसा दावा भी कर दिया जिससे पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। ऑनर किलिंग भी हो सकती है। ऑनर के बारे में वैसा कि ये हो सकता है कि साहब उस दिन जो मारपीट हुई है वो लड़की के भाई ने पीट पाट दिया। इस गाँव में बहुत जबरदस्त चर्चा है। लड़की को जो पीटा, लड़की के भाई ने, दोनों थे लड़का लड़की, पकड़ गए थे। लड़का तो कम पिटा, वो पिट भाग गया, लड़की हाथ में आ गई पीट। ये भी बहुत जबरदस्त चर्चा है। मिल गई तो लड़का लड़की फिर FIR करा दी। फिर लड़के, हाँ लड़की
स्थिति में थे। कोई नहीं। तो भाई ने देख लिया इंसान से चलता था। हाथरस कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले है। जाहिर है एलआईयू इंस्पेक्टर के इन दावों की पड़ताल भी होगी और इनका सच भी जल्द ही सामने आएगा। लेकिन न्यूज़ 18 की अब तक की पड़ताल से यह तो साफ हो गया कि हाथरस कांड की गुत्थी बेहद उलझी हुई है। हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।